नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कलाम एकेडमी सीकर के डिजिटल स्टूडियो पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम भोजन के जो मुख्य अवयव होते हैं या यूँ कह सकते हैं कि जो संतुलित भोजन बैलेंस डाइट है उससे संबंधित चर्चा करने वाले हैं। संतुलित भोजन का मतलब जिसके अंदर भोजन के सारे अवयव उपस्थित होते हैं उसे संतुलित भोजन कहा जाता है, बैलेंस डाइट कहा जाता है। तो आज अपना टॉपिक है संतुलित भोजन या भोजन के मुख्य अवयव। भोजन के अवयव, बैलेंस डाइट। हमारे शरीर के स्वस्थ वृद्धि और विकास के लिए हमें जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें भोजन के अवयव कहा जाता है। जैसे कि भोजन का जो पहला अवयव होता है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। दूसरा वसा, फैट। प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण, साल्ट्स और जल। ये हमारे भोजन के मुख्य अवयव होते हैं। और ऐसा भोजन जिसके अंदर ये सारे के सारे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं उसी भोजन को कहा जाता है संतुलित भोजन। तो संतुलित भोजन के जो मुख्य कंपोनेंट हैं, अवयव हैं, वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल होते हैं। हमारे शरीर के स्वस्थ वृद्धि विकास के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों को हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि कार्य के आधार पर यदि क्लासिफिकेशन किया जाए, कार्य के आधार पर, तो कार्य के आधार पर यदि भोजन के अवयवों का क्लासिफिकेशन किया जाए तो कुछ ऐसे अवयव होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करेंगे? ऊर्जा। तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले कुछ कारक होते हैं। कुछ कारक ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर का निर्माण करने का काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं निर्माणकारी घटक। कुछ एक निर्माणकारी घटक होते हैं, यानी कि शरीर का निर्माण करने वाले होते हैं निर्माणकारी। कुछ एक ऐसे घटक होते हैं जो हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो सुरक्षा प्रदान करने वाले घटक भी हो सकते हैं। तो सुरक्षाकारी अवयव, सुरक्षाकारी अवयव हैं, प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं, निर्माणकारी अवयव हो सकते हैं और ऊर्जा प्रदान करने वाले अवयव हो सकते हैं। इस आधार पर हम भोज कार्य के आधार पर कितने तरीके से बांट सकते हैं? 3 प्रकार से बांट सकते हैं, ऐसे जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऊर्जा देने का कार्य हमारे शरीर के अंदर करते हैं। सबसे पहले जो ऊर्जा देता है वो देता है कार्बोहाइड्रेट। कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला पहला फैक्टर होता है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। जबकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है वो होता है वसा, फैट। फैट हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा देता है। प्रोटीन्स जो होते हैं शरीर को ऊर्जा देते हैं, लेकिन ये असामान्य एबनॉर्मल कंडीशन में ही ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये या तो लंबे टाइम तक कोई रोगग्रस्त अवस्था होती है तब शरीर को ऊर्जा देते हैं, या लंबे टाइम तक हमने खाना नहीं खाया है, स्टारवेशन या भुखमरी की अवस्था होती है, उस टाइम पर ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो ऐसे पोषक तत्व जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं उनमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। इनमें से सबसे पहले ऊर्जा देने का कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर भोजन के ऑक्सीकरण की क्रिया के परिणाम स्वरूप प्रदान होती है। यानी हमारे शरीर के अंदर भोजन का ऑक्सीडेशन होता है और श्वसन की क्रिया के परिणाम स्वरूप ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में होता है। तुरंत ऊर्जा देने का काम कार्बोहाइड्रेट करते हैं। जैसे कि बेहोशी के समय यदि कोई आदमी बेहोश हो गया है तो उसकी तुरंत ऊर्जा की पूर्ति के लिए कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए, या
कोई भी व्यक्ति को कोई सदमा लगा है या उसकी एनर्जी की कमी है या लंबे टाइम तक रोगी चल रहा है, देखा होगा उसको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो हमारे शरीर में ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। प्रोटीन, खनिज लवण और जल ये निर्माणकारी होते हैं। प्रोटीन, खनिज लवण और जल, खनिज लवण और जल ये हमारे शरीर के अंदर क्या है, ये निर्माणकारी अवयव होते हैं। इनकी वजह से हमारे शरीर का अधिकांश भाग बनता है, तो इन्हें फॉर्मेटिव बोलते हैं। ये हमारे शरीर के कंकाल बनाने में इनका महत्वपूर्ण रोल होता है, इनकी वजह से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है, तो इन्हें फॉर्मेटिव बोलते हैं या इन्हें कंकालीय अवयव भी कहा जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार के रोगों से सुरक्षा करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक तंत्र को डेवलप करने का काम करते हैं, जैसे कि प्रोटीन, खनिज लवण यानी कि साल्ट, पानी और विटामिन्स, ये हमारे शरीर क्या क्या करेंगे, सुरक्षा का काम करते हैं, ये प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं। तो कार्य के आधार पर जो भोजन के अवयव होते हैं वो 3 कैटेगरी में बांटे जाते हैं। एक ऊर्जा प्रदान करने वाले, एक निर्माण करने वाले, एक सुरक्षा करने वाले। इन ऊर्जा प्रदान करने की जो क्रिया होती है वो ऑक्सीडेशन की क्रिया के दौरान होती है। हमारे शरीर के अंदर भोजन जो ऊर्जा देने का काम करता है, ये ऊर्जा देने में सबसे पहले ऊर्जा देने का काम करेगा कार्बोहाइड्रेट। कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद ऊर्जा देता है वसा, और सबसे लास्ट में जो ऊर्जा देता है वो देता है प्रोटीन। तो सबसे पहले ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। शरीर के अंदर जब कार्बोहाइड्रेट और वसा का ऑक्सीकरण होता है, इन दोनों का ऑक्सीकरण होता है, तो इनके दोनों के ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है उससे बोलते हैं प्लावी श्वसन। कौन सा श्वसन कहेंगे उसको, प्लावी श्वसन कहा जाता है। फ्लोटिंग रेस्पायरेशन कहते हैं, फ्लोटिंग रेस्पायरेशन। तो फ्लोटिंग रेस्पायरेशन की जो क्रिया होती है ये सामान्य श्वसन की क्रिया के दौरान होती है, और प्लावी श्वसन की क्रिया में ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है। तो भोजन जो ऊर्जा देता है वो पहले कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा देता है। ये जो प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन जब हमारे शरीर को ऊर्जा देता है तब उसे बोलते हैं जीव द्रव्यी श्वसन। कौन सा श्वसन कहेंगे उसको, जीव द्रव्यी श्वसन कहते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन कहा जाता है। तो जो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन है, ये प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन के दौरान किसका ऑक्सीडेशन होगा, प्रोटीन्स का होता है। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन के समय प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होगा। ये नॉर्मल अवस्था में हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देता, ये ऊर्जा देता है जब हम रोगग्रस्त अवस्था में होते हैं या हम जब भूखमरी की अवस्था में होते हैं, अर्थात लंबे टाइम तक खाना नहीं खाया है, तो शरीर को ऊर्जा कौन देगा, प्रोटीन। नॉर्मल अवस्था में सबसे पहले ऊर्जा कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देगा, वसा। वसा के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा होती है। तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा होती है वो किस में होती है, वसा के अंदर। सबसे ज़्यादा ऊर्जा वसा में होती है, और तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है वो कार्बोहाइड्रेट करता है। क्लियर बात। ऐसा भोजन जिसके अंदर ये सारे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं उसे संतुलित भोजन या बैलेंस डाइट कहा जाता है। तो संतुलित भोजन के मुख्य अवयव क्या हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, 5 विटामिन्स, खनिज लवण और जल। कार्य के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा, 3 में। ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। निर्माणकारी अवयव के रूप में प्रोटीन, जल और खनिज लवण। और ये सुरक्षा प्रदान करते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों से सुरक्षा करते हैं। भोजन जो ऊर्जा देने का काम करता है उसमें कार्बोहाइड्रेट है, ये तुरंत ऊर्जा देता है। वसा सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है। प्रोटीन रोगग्रस्त और भूखमरी के समय ऊर्जा देता है। अपने शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट और वसा का ऑक्सीडेशन होता है तब उसे प्लावी श्वसन, फ्लोटिंग रेस्पायरेशन कहते हैं। और जीव द्रव्य श्वसन में श्वसनी क्रियाधर यानी ऊर्जा देने वाला जो स्रोत है वो होता है
प्रोटीन्स होता है। वो विपरीत परिस्थिति में ही हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। देखिए श्वसन क्यों लिखा, क्योंकि कोई भी भोजन होगा तो जो भोजन अपना जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, हमारा भोजन जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तब इससे हमारे शरीर के अंदर CO2 बनती है, H2O बनता है और ऊर्जा निकलती है। तो ये जो ऊर्जा है ये भोजन के ऑक्सीकरण की वजह से निकलती है। भोजन जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो ये क्रिया कहलाएगी ऑक्सीकरण। क्या कहेंगे इसको? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कहते हैं। और ऑक्सीकरण को ही बोलते हैं श्वसन की क्रिया। और श्वसन की क्रिया हमारे शरीर में जहाँ पर संपन्न होती है वो होती है कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होती है ये? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। श्वसन किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण होता है। और श्वसन की जो क्रिया है इसके दौरान ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी क्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण है। ऊष्मा बाहर निकलती है और प्रत्येक जीव के शरीर के अंदर ये जो ऊर्जा निकलती है ये ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा निकलती है? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा निकलती है। इस रासायनिक ऊर्जा का हमारे शरीर में नाम होता है ATP। तो भोजन से हमारे शरीर में क्या बनती है? ATP बनती है। और ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट या ATP को ही बोलते हैं ऊर्जा की मुद्रा। ऊर्जा की मुद्रा। तो ऊर्जा की मुद्रा किसे कहा जाता है? ATP को कहा जाता है। ATP हमारे शरीर के अंदर बनती है। कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस। क्या कहा जाता है इसको? पावर हाउस कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस या ATP निर्माण की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। भोजन का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। शरीर को तुरंत ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? वसा। विपरीत परिस्थिति में ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है? तो प्रोटीन करता है। जब विपरीत परिस्थिति में शरीर को ऊर्जा दी जाती है तब उसे बोलते हैं जीव द्रव्य श्वसन, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन कहते हैं। और जब नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट और फैट का ऑक्सीडेशन शरीर के अंदर होता है तब उसे बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पायरेशन या प्लावी श्वसन या तैराकी श्वसन। तो जो प्लावी श्वसन है ये नॉर्मल परिस्थिति में होने वाला श्वसन होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट सा है। अपने शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, अब उस कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये हमारे शरीर के अंदर बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। किससे बने होते हैं ये? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं। और इन कार्बोहाइड्रेट के अंदर इनका अनुपात 1:2:1 होता है। अधिकांशतः कार्बोहाइड्रेट के अंदर इनका अनुपात कितना रहेगा? 1:2:1। इन्हीं को कहा जाता है कार्बन के हाइड्रेट। इन्हीं को क्या कहते हैं? कार्बन के हाइड्रेट्स भी कहा जाता है। तो कार्बन के हाइड्रेट्स भी कहते हैं। किसको कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता है। क्योंकि ये कार्बन हुआ, पानी से क्रिया करवा दी जाए तो ये CH2O बन जाएगा। मतलब CHO का अनुपात 1:2:1 ये फिक्स रहता है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इनका हमारे शरीर में तुरंत ऑक्सीकरण होता है। तुरंत ऑक्सीकरण। और तुरंत ऑक्सीकरण होकर हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं। तुरंत ऑक्सीकरण होता है जिससे शरीर के अंदर ऊर्जा की पूर्ति होती है। तो हमारे शरीर में कौन सा पोषक तत्व है जिसकी वजह से तुरंत ऊर्जा की पूर्ति होती है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। यदि इसके स्रोत की बात की जाए
इसके कार्बोहाइड्रेट के स्रोत देखें तो कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत होते हैं, एक होते हैं शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट, शर्करा शुगर शब्द तब बोला जाता है जब ये मीठे होते हैं, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं तब उन्हें कहा जाता है शुगर, मीठे पदार्थ। तो मीठे पदार्थ होंगे वो किसके स्रोत होंगे? शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट के। जबकि दूसरे जो होते हैं वो होते हैं स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट। इनके अंदर स्टार्च पाया जाता है, स्टार्च को मंड कहते हैं। तो स्टार्च युक्त हो सकते हैं और शर्करा युक्त हो सकते हैं। शर्करा युक्त जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मीठे होते हैं, जैसे गुड़ है, चीनी है, जैसे कि गुड़ है या चीनी है या शहद है या मीठे फल हो सकते हैं, खजूर हो सकता है या किशमिश हो सकते हैं। ये सारे के सारे पदार्थ ऐसे हैं जो कि मीठे होते हैं, जैसे चीनी, गुड़, शहद, मीठे फल, खजूर, किशमिश, ये सब शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं। यानी सभी शर्करा जो होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट होती हैं, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं होती, क्योंकि शर्करा या शुगर शब्द का उपयोग मीठे पदार्थों के लिए किया जाता है। स्टार्च युक्त के अंदर देखें तो जैसे कि गेहूं हो सकता है, तो गेहूं के अंदर किसका संग्रह रहता है? स्टार्च का। हो सकता है कि जौ हो सकता है कि मक्का हो सकता है कि आलू हो सकता है कि चावल हो। इन सभी के अंदर स्टार्च होता है, लेकिन ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। तो स्वाद में मीठे नहीं होते, इसीलिए इन्हें बोलते हैं स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट, जैसे आलू, चावल, मक्का, जौ, गेहूं वगैरह वगैरह। तो ये कार्बोहाइड्रेट के मेन स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को करता क्या है? तुरंत ऑक्सीकृत होकर के ऊर्जा की पूर्ति करता है। तो ये ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, ऊर्जा। और ऊर्जा हमारे शरीर को जो मिलती है वो एटीपी के रूप में मिलती है। किसके रूप में? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो से जीवों के शरीर में ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं, वैल्यू ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जीवों के शरीर के अंदर ऊर्जा की मुद्रा किसे कहा जाता है? एटीपी को कहा जाता है। ये ने कार्बन के हाइड्रेट्स भी कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये हमारे शरीर के अंदर संग्रहित भोजन के रूप में भी पाए जाते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर भोजन के संग्रह के रूप में भी कौन पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट उपस्थित हो सकते हैं। अपने शरीर के अंदर यदि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया के परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में लगभग 4.2 कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन होता है। कितनी ऊर्जा का उत्पादन होगा? 4.2 कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन होता है। यदि शरीर के अंदर 1 ग्राम वसा का ऑक्सीकरण होता है तो 1 ग्राम वसा से लगभग 9.1 कैलोरी ऊर्जा उत्पादित होती है। और 1 ग्राम यदि प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है तो लगभग शरीर के अंदर 4.8 से लेकर 5.1 कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमारे शरीर में किससे मिलती है? तो ये वसा से मिलती है। वसा शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है। विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये शरीर के अंदर बॉडी के टेम्परेचर को भी नियंत्रित करते हैं। हमारे शरीर का जो बॉडी का टेम्परेचर है उसका रेगुलेशन करने में भी कार्बोहाइड्रेट का बड़ा रोल होता है। तो कार्बोहाइड्रेट टेम्परेचर के रेगुलेशन से भी संबंधित होते हैं। कभी कभी हमारे शरीर में हम बार बार
रिपीटेड कार्बोहाइड्रेट लेते रहते हैं, मीठे पदार्थ खाते रहते हैं, तो इससे हमारी ओरल कैविटी लार की पीएच कम हो जाती है। और जब लार की पीएच कम हो जाती है, जिसकी वजह से डेंटल डिके या दंत क्षय या डेंटल कैविटी हो जाती है, दांत में खड्डे पड़ जाते हैं, उसी को डेंटल कैविटी कहते हैं, दंत क्षय कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में बार बार लेने की वजह से हो सकता है, या मीठे पदार्थ खाने की वजह से हो सकता है, तो उसे डेंटल डीके के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं कि जो मेन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये मेन कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट्स में कुछ प्रकार ऐसे हैं जो हमें डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पहला है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स। एक होता है डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड। एक होता है पॉलीसैकेराइड। ये मेन हैं जो हमें इस लेवल पर पूछे जाते हैं कि इनके साधारण नाम, ज़्यादातर एग्जाम में देखा गया है कि इनके साधारण नाम पेपर के अंदर पूछ लिए जाते हैं। देखिए मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं, ये मोनोसैकेराइड ये स्वाद में मीठे होते हैं। मोनोसैकेराइड स्वाद में कैसे होंगे, मीठे होते हैं, तो ये मीठे कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण होते हैं। ये मोनोसैकेराइड जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। जल में कैसे रहेंगे दोस्तों, ये घुलनशील होते हैं, तो जल के अंदर सोल्यूबल होते हैं, घुलनशील होते हैं। ये सबसे सरलतम होते हैं, सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट हैं। तो सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर सबसे पहले ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जल्दी से टूटकर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो हमारे शरीर को जो सबसे पहले ऊर्जा देता है वो मोनोसैकेराइड्स देता है। ऐसे ही ये जो डाइसैकेराइड्स हैं, इन डाइसैकेराइड्स की बात की जाए तो ये दो मोनोसैकेराइड के संघनन से बनते हैं। दो मोनोसैकेराइड के संघनन से बनते हैं, कंडेंसेशन से बनते हैं। तो इनका जब निर्माण होता है तो मोनोसैकेराइड की 2 यूनिट भाग लेती हैं, इसीलिए इन्हें डाइसैकेराइड कहा जाता है। ये भी जल में घुलनशील होते हैं, ये भी जल में क्या होता है, घुलनशील, जल में घुलनशील होते हैं, सोल्यूबल इन फैट वाटर, तो ये वाटर सोल्यूबल है। ये भी स्वाद में मीठे होते हैं, ये भी स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे, तो ये भी मीठे होंगे स्वाद में। इनका जल अपघटन होता है, इनका क्या होता है, जल अपघटन, यानी पानी की वजह से इन्हें किसी भी एंजाइम के द्वारा तोड़ा जा सकता है, इसीलिए इन्हें हाइड्रोलेज एंजाइम्स जो होते हैं, जिन्हें जल अपघटनी एंजाइम्स कहते हैं, ये जल अपघटनी एंजाइमों की वजह से टूट जाते हैं। इधर देखें तो ये सबसे जटिल होते हैं, ये सबसे जटिल होते हैं, सबसे जटिल होते हैं। ये जल में अघुलनशील होते हैं, इनसोल्यूबल, अघुलनशील होते हैं। इनका पानी के अंदर ये घुल नहीं पाते, ये इनसोल्यूबल होते हैं, ये जल में अघुलनशील होते हैं। ये मीठे नहीं होते, मीठे नहीं होते, तो ये जल के अंदर घुलनशील भी नहीं होते हैं, ये स्वाद में मीठे भी नहीं होते हैं। ये सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट्स के उदाहरण होते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ ले जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो ग्लूकोज, ग्लूकोज,
फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, राइबोज, एरिथ्रोज, एरिथ्रोज, मैनोज। ये जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं ये सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं और मोनोसैकेराइड स्वाद में मीठे होते हैं, जल के अंदर घुलनशील होते हैं, सबसे सरलतम होते हैं। ग्लूकोज जो होता है उसके साधारण नाम एग्जाम में सीधे सीधे एग्जाम में उठा के रख दिए जाते हैं कि ग्लूकोज को का अन्य क्या नाम है। तो जो ग्लूकोज है इस ग्लूकोज को बोलते हैं अंगूर की शर्करा। क्या कहा जाता है इसको? अंगूर की शर्करा भी कहा जाता है। तो दोस्तों अंगूर की शर्करा किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को कहा जाता है। ये ग्लूकोज वही है जो हमारे ब्लड के अंदर डायरेक्ट शुगर के रूप में पाया जाता है। हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा 80 से 120 मिलीग्राम होनी चाहिए। इससे कम हो जाती है तो हमारे शरीर में एनर्जी का लेवल कम हो जाएगा। ज़्यादा होने लग जाती है, ग्लूकोज ज़्यादा है तो उससे डायबिटीज रोग होता है जो इंसुलिन हार्मोन की कमी को बताता है। ये जो ग्लूकोज है इसे ह्यूमन ब्लड शुगर या मानव रक्त की शर्करा भी कहा जाता है। तो मानव रक्त की शर्करा भी कहते हैं। तो ह्यूमन ब्लड शुगर किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को कहा जाता है। ग्लूकोज जो होती है हमारे शरीर में ईंधन के रूप में काम आने वाली शर्करा है, इसीलिए ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन भी कहा जाता है। तो ग्लूकोज को क्या बोला जाता है? कोशिका का ईंधन। तो फ्यूल ऑफ सेल, फ्यूल ऑफ सेल किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को कहते हैं। ग्लूकोज शरीर के अंदर ब्लड में डायरेक्ट पाई जाने वाली शर्करा होती है। इसकी अधिकता किसी में हो जाती है तब उससे डायबिटीज रोग होता है। डायबिटीज इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से होता है, अग्नाशय ग्रंथि की खराबी से होता है, अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर अग्नाशय ग्रंथि की बीटा सेल सही काम नहीं करती है तो इंसुलिन की कमी होती है, जिससे ब्लड के अंदर दिन प्रतिदिन ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाता है, जिससे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ऐसे रोगी के यूरिन के अंदर, मूत्र के अंदर ग्लूकोज उपस्थित होता है और मूत्र में ग्लूकोज का उपस्थित होना ग्लाइकोस्यूरिया कहलाता है। यदि ग्लाइकोस्यूरिया किसी को हुआ है तो डायबिटीज रोग कन्फर्म है। इसके उपचार के लिए इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये इंसुलिन हार्मोन का संबंध किससे होता है भाई? डायबिटीज से होता है। ये ग्लूकोज के नाम याद रखेंगे, इसे ग्रेप शुगर कहते हैं, ह्यूमन ब्लड शुगर कहते हैं और इसे कोशिका का ईंधन भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ग्लूकोज को। फ्रक्टोज, ये जो फ्रक्टोज है ये प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा के रूप में पाई जाती है। प्रकृति में सबसे मीठी, तो प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा किसे कहा, कौन सी होती है? ये फ्रक्टोज होती है। इस फ्रक्टोज को ही फलों की शर्करा भी कहा जाता है। फल शर्करा या फ्रूट शुगर भी कहते हैं। तो फलों की शर्करा किसे कहा जाता है? फ्रक्टोज को कहा जाता है। जैसे जैसे फल पकता जाता है तो फल के पकने पर उसमें शर्कराओं का संग्रह होता है, जबकि कच्चा फल कड़वा होता है। कच्चे फल के कड़वेपन का कारण होता है टेनिन। कच्चे फलों के अंदर टेनिन पाया जाता है। फल के पकने पर वो टेनिन धीरे धीरे शर्कराओं में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, इसलिए पके हुए फल स्वाद में मीठे होते हैं। गैलेक्टोज, ये जो गैलेक्टोज है इस गैलेक्टोज को बोलते हैं ब्रेन शुगर। कौन सी शुगर? ब्रेन शुगर कहते हैं। इसे मस्तिष्क की शर्करा कहा जाता है। तो मस्तिष्क की शर्करा किसे कहा जाता है? गैलेक्टोज को कहा जाता है। गैलेक्टोज ब्रेन शुगर के नाम से जानी जाती है। ये हमारे मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। और डीऑक्सीराइबोज हमें याद रखनी है, ये पाई जाती है डीएनए में। किस में पाई जाती है? डीएनए के अंदर। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए प्रत्येक कोशिका के अंदर आनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिकली सब्सटेंस होता है।
डीएनए की छोटा सा जो अंश होता है उसी को जीन कहते हैं, और जीन हमारे आनुवंशिकता की इकाई होती है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहते हैं आनुवंशिकता की इकाई। रीट के एग्जाम के अंदर साइकोलॉजी में भी ये क्वेश्चन था कि आनुवंशिकता की इकाई किसे कहते हैं, तो जीन को कहा जाता है। जीन किसका टुकड़ा होता है, डीएनए का। डीएनए क्या है, आनुवंशिक पदार्थ। जीन पाए जाते हैं गुणसूत्र पर। जीन किस पर रहते हैं, क्रोमोसोम गुणसूत्र पर रहते हैं। हमारे शरीर के अंदर क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो 46 होती है। तो ये जो डीऑक्सीराइबोज है ये डीएनए में पाया जाता है, और डीएनए का छोटा सा जो अंश होता है, टुकड़ा होता है, उसी को बोलते हैं जीन। और जीन पाए जाते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, गुणसूत्र के ऊपर। ये जो राइबोज शर्करा है, ये राइबोज शर्करा पाई जाती है आरएनए में। किसमें पाई जाती है, आरएनए। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये राइबो न्यूक्लिक एसिड है, वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए आरएनए दोनों को मिलाकर बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो ये जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो दोनों आपस में मिलने पर क्या बना देते हैं, न्यूक्लिक एसिड बना लेते हैं। तो ये दोनों यूं कह सकते हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड के अंदर मिलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो हमारे शरीर में न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक डीएनए और एक दूसरा आरएनए। डीएनए में कौन सी शर्करा मिलती है, डीऑक्सीराइबोज। आरएनए में कौन सी मिलती है, राइबोज मिलती है। ये जो एरिथ्रोज है, ये एरिथ्रोज पाया जाता है पादपों के अंदर। ये किस में मिलेगी भाई, पादपों के अंदर मिलेगी एरिथ्रोज। मेनोज, मेनोज आपको याद रखनी है, ये अंडे के अंदर पाई जाती है। किस में पाई जाती है, अंडे में पाई जाती है। पादपों के अंदर भी होती है, अंडे के अंदर भी पाई जाती है। तो ये मेनोज आपको सबसे ज्यादा याद रखनी है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, इनके साधारण नाम याद रखने। ये सारे एग्जाम्पल मोनोसेकेराइड के थे। ये हल्की सी स्वाद में मीठी भी होंगी और जल में घुलनशील भी होंगी। इधर देखते हैं कि इनके उदाहरण क्या हैं, डाइसेकेराइड के उदाहरण। डाइसेकेराइड के उदाहरण में पहला उदाहरण आता है माल्टोज। कौन सा, माल्टोज। माल्टोज जो होती है वो तब बनता है जब ग्लूकोज के 2 अणु आपस में मिल जाते हैं। ग्लूकोज के 2 अणु यानी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के 2 अणुओं के मिलने से कौन सी शर्करा बनेगी, माल्टोज बन जाती है। हमने लिखा कि यह 2 मोनोसेकेराइड के संगठन से बनता है। तो डाइसेकेराइड में मोनोसेकेराइड कितने होंगे, 2। और जब दोनों ग्लूकोज के अणु होते हैं तब क्या बन जाएगा, माल्टोज बन जाएगा। माल्टोज को माल्ट शुगर भी कहा जाता है, माल्ट शुगर कहते हैं इसे, माल्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी जो शुगर है वो है सुक्रोज। कौन सी है, सुक्रोज। सुक्रोज तब बनती है जब एक ग्लूकोज होता है और दूसरा फ्रक्टोज होता है। एक ग्लूकोज होता है और दूसरा फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, तो सुक्रोज कहा जाता है, सुक्रोज कहा जाता है। सुक्रोज का ही दूसरा नाम होता है गन्ना की शर्करा। इसी को क्या कहा जाता है, गन्ना की शर्करा भी कहते हैं। तो इसे केन शुगर भी कहा जाता है। इसी सुक्रोज को बोलते हैं टेबल शुगर। कौन सी शुगर कहते हैं, टेबल शुगर। इसी को बोलते हैं रसोई घर की शर्करा। कौन सी शर्करा कहते हैं इसी को, रसोई घर की शर्करा। तो गन्ना की शर्करा, टेबल शुगर, किचन शुगर, सब किसे कहा जाता है, सुक्रोज को कहा जाता है। सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है लैक्टोज। कौन सा, लैक्टोज। जो लैक्टोज होती है वो तब बनती है जब ग्लूकोज के साथ मिलता है गैलेक्टोज। ग्लूकोज के साथ कौन मिल जाएगा, गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों के मिश्रण को क्या कहा जाता है, लैक्टोज कहते हैं। और जो लैक्टोज होता है वो दूध के अंदर पाई जाती है। लैक्टोज शुगर किसमें मिलती है, दूध के अंदर। दूध का जो मीठापन होता है, दूध का मीठापन वो इसकी वजह से होता है, इसीलिए इसे बोला जाता है मिल्क शुगर। कौन सी शुगर कहेंगे, मिल्क शुगर।
तो मिल्क शुगर या दूध की शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज होती है। लैक्टोज किससे बनती है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। देखिए ये जितने एग्जाम्पल डाइसैकेराइड में लिखे हैं उन सभी में दो दो मोनोसैकेराइड हैं। जब ग्लूकोज के दो अणु मिला दिए माल्टोज बन गया, माल्टोज को माल्ट शुगर भी कहते हैं। जब ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज मिला दिया सुक्रोज बन गया। जब सुक्रोज को गन्ना की शर्करा, क्योंकि गन्ने से चीनी बनती है, चीनी है, गुड़ है, जो किचन में अपन मीठे पदार्थों के रूप में यूज करते हैं, वो सारे के सारे ये सुक्रोज होते हैं। इसे टेबल शुगर भी कहते हैं, किचन शुगर भी कहते हैं, इसी को कॉमर्शियल शुगर, व्यापारिक शर्करा भी कहा जाता है। लैक्टोज जो है उसमें ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज होता है। ग्लूकोज को हमने अंगूर की शर्करा कहा था और गैलेक्टोज को हमने मस्तिष्क की शर्करा, ब्रेन शुगर कहा था। दोनों को मिला दिया तो लैक्टोज बना। लैक्टोज की वजह से दूध का हल्का मीठापन होता है। तो दूध का हल्का मीठापन किसकी वजह से होता है? ये मिल्क शुगर की वजह से होता है। क्लियर? नेक्स्ट अब देखते हैं पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल। पॉलीसैकेराइड जो सबसे जटिल होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, मीठे नहीं होते, इनके अंदर एग्जाम्पल देखते हैं। इनके उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण है सेलुलोज। सेलुलोज, ये जो सेलुलोज है, ये सेलुलोज प्रकृति के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। प्रकृति में जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है वो सेलुलोज ही है। प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कहाँ मिलेगा? प्रकृति में। तो प्रकृति में सबसे ज्यादा, सर्वाधिक कौन पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। और सेलुलोज पाया जाता है पादपों की कोशिका भित्ति में। कहाँ मिलेगा ये? पादपों की कोशिका भित्ति। पादपों में जो सेल वॉल होती है, सबसे बाहर कोशिका का आवरण होता है, वो इस सेलुलोज का बना हुआ होता है, सेलुलोज से बनता है। सेलुलोज कॉटन के फाइबर्स में भी सबसे ज्यादा होता है। कॉटन के जो रेशे होते हैं, जो बीज के आवरण से प्राप्त होते हैं, उनके अंदर भी सेलुलोज सबसे ज्यादा होता है। कॉटन के रेशों में उपस्थित जो सेलुलोज है, उसी से आगे चलकर रेयोन रेशा बनता है। रेयोन के जो फाइबर्स बनाए जाते हैं वो भी इस सेलुलोज से बनते हैं। तो कॉटन का जो रेशा है वो प्राकृतिक है, नेचुरल फाइबर है, जबकि रेयोन का रेशा जो होता है वो सिंथेटिक फाइबर होता है। और मानव के द्वारा पादपों की छाल से सबसे पहले बनाया गया रेशा भी रेयोन था। तो पादपों की लुगदी से बनाया गया पहला मानव निर्मित रेशा कौन सा था? रेयोन था। जो रेयोन है वो रेयोन सिंथेटिक फाइबर है, कॉटन प्राकृतिक फाइबर है। कॉटन में सबसे ज्यादा सेलुलोज पाया जाता है। कॉटन बीज के आवरण से प्राप्त होता है और सेलुलोज प्रकृति में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ का उदाहरण होता है। सबसे ज्यादा पाया जाता है ये। तो सबसे ज्यादा कौन सा कार्बनिक पदार्थ मिलेगा? सेलुलोज मिलेगा। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है स्टार्च। कौन सा है? स्टार्च। ये जो स्टार्च है ये पादपों के अंदर संग्रहित भोजन के रूप में पाया जाता है। तो पादपों में जो भोजन का संग्रह होता है वो किस रूप में रहता है? स्टार्च के रूप में। तो पादपों में भोजन का संग्रह किस रूप में रहता है? स्टार्च के रूप में रहता है। कटे हुए कोई भी स्टार्च वाली चीज है, जिसे आपसे पूछे कि कटा हुआ आलू है, उस पर आयोडीन की 2 बूंद डाल दें तो क्या होगा? तो नीला कलर आ जाएगा। लेवल फर्स्ट के अंदर ये सी-टेट में 2 बार पूछा हुआ प्रश्न भी है कि जो स्टार्च है, यदि इस स्टार्च के ऊपर आयोडीन डाल दिया जाए, क्या डाल दें? आयोडीन। तो आयोडीन डालने की वजह से ये नीला रंग दे देता है। कैसा रंग दे देगा भाई? नीला। इसे आयोडीन टेस्ट कहा जाता है। कौन सा टेस्ट कह देते हैं इसी को? आयोडीन टेस्ट। तो आयोडीन टेस्ट किसकी जांच में करते हैं? तो ये स्टार्च के लिए करते हैं, ग्लाइकोजन के लिए भी करते हैं। फर्क इतना है कि जो ग्लाइकोजन होता है वो लाल कलर देता है। तीसरा जो एग्जाम्पल है इसका वो है ग्लाइकोजन। कौन सा? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो होता है ये जंतुओं के शरीर के अंदर संग्रहित भोजन है। ग्लाइकोजन किस में मिलेगा? जंतुओं के शरीर में संग्रहित भोजन। जंतुओं में
तो जंतुओं में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ग्लाइकोजन। और पादपों में भोजन का संग्रह किस रूप में रहता है? स्टार्च के रूप में। स्टार्च आयोडीन के साथ कैसा कलर देता है? नीला। और यदि इस ग्लाइकोजन पर आयोडीन डाल दिए जाए तो आयोडीन डालने की वजह से ये लाल कलर दे देगा। कैसा रंग दे देगा? लाल रंग। तो आयोडीन ग्लाइकोजन के साथ लाल रंग देता है, स्टार्च के साथ नीला रंग देता है। आयोडीन टेस्ट इसकी जांच में किया जाता है। ग्लाइकोजन हमारे शरीर के अंदर भी संग्रहित भोजन है। तो प्रत्येक जंतु में भोजन का संग्रह किस रूप में होगा? ग्लाइकोजन के रूप में होगा। पादप के अंदर स्टार्च के रूप में होगा। हमारे शरीर में ग्लाइकोजन का निर्माण लीवर में होता है। हमारे शरीर में ग्लाइकोजन कहाँ बनता है? लीवर में। जबकि संग्रह होता है वो लीवर और पेशी दोनों के अंदर होता है। लीवर और मसल्स जो होती हैं, लीवर और मसल्स दोनों के अंदर संग्रहित भोजन क्या मिलेगा? ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संग्रह जंतुओं के शरीर में होता है। आपने काइटिन भी सुन रखा है। कवक होते हैं, फफूंद होते हैं। कवक जो होते हैं उनके शरीर के अंदर भी भोजन ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है, जिन्हें हम फंजाई कहते हैं, कवक या फफूंद कहते हैं। उनमें भी ग्लाइकोजन होता है और जंतुओं में भी ग्लाइकोजन होता है। कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवकों में कोशिका भित्ति किससे बनती है? काइटिन की बनी हुई होती है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल काइटिन। तो काइटिन भी रासायनिक प्रकृति से कैसा होता है भाई? तो काइटिन भी पॉलीसेकेराइड का उदाहरण होता है। काइटिन कहाँ मिलेगा आपको? पादपों, कवकों की कोशिका भित्ति में। और पादपों की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। हमारे अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, तो जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, पादपों में कोशिका भित्ति होती है। और पादपों में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से। कवकों में भी कोशिका भित्ति होती है। कवकों को फंजाई कहते हैं या फफूंद भी बोलते हैं। माइकोलॉजी के अंदर इनका अध्ययन किया जाता है। और कवकों के अंदर कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। किसकी बनेगी? काइटिन की बनी होती है कवक। नेक्स्ट एग्जाम्पल होता है हिपेरिन। कौन सा पदार्थ मिलता है? हिपेरिन। ये हिपेरिन भी पॉलीसेकेराइड है। हिपेरिन भी क्या है? पॉलीसेकेराइड। हिपेरिन हमारे ब्लड के अंदर एंटीकोगुलेंट होता है, मतलब हमारे ब्लड को अचानक जमने से रोकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा ब्लड जब धमनी शिराओं के अंदर बहता रहता है तो ब्लड का अचानक क्लॉट नहीं बनता, ब्लड बहता हुआ नहीं रुकता, क्योंकि धमनी शिराओं की आंतरिक सतह पर एक केमिकल बहता है साथ में, जिसे हिपेरिन कहते हैं। ये हिपेरिन अचानक रक्त का थक्का बनने से रोकता है। ऐसे पदार्थ जो रक्त का थक्का बनने से उन्हें रोक देते हैं उन्हें रक्त प्रतिस्कंदक एंटीकोगुलेंट कहते हैं। अलग अलग जंतुओं के अंदर अलग अलग प्रकार के एंटीकोगुलेंट हो सकते हैं। जैसे कि जोंक के अंदर भी होता है, एक हिरुडीन नाम का केमिकल होता है। जोंक आपने सुना है, कीचड़ वाली जगह पर यदि कोई गाय भैंस चला जाता है तो उसके शरीर पर चिपक के जाते हैं। जोंक जो होते हैं वो रक्त चूसने वाले जंतु होते हैं, रक्त आहारी होते हैं, सैंग्विवोरस एनिमल्स होता है। ऐसे मादा एनाफ्लीज है, तो मादा एनाफ्लीज हमारा जब खून पीती है तो मादा एनाफ्लीज के शरीर के अंदर भी एक रक्त प्रतिस्कंदक एनाफ्लिन पाया जाता है। और एनाफ्लिन का काम होता है हमारे ब्लड को उस मादा एनाफ्लीज के शरीर में जमने से रोकना। ऐसे पदार्थ जो कि रक्त को अचानक जमने से रोक देते हैं उन्हें रक्त प्रतिस्कंदक एंटीकोगुलेंट कहा जाता है। तो हमारे ब्लड के अंदर जो एंटीकोगुलेंट है वो कौन सा है? हिपेरिन होता है। हिपेरिन एंटीकोगुलेंट का कार्य करता है। तो ये रक्त का थक्का बनने से रोकने का काम करता है। ये रक्त स्कंदक है या प्रतिस्कंदक? तो ये रक्त प्रतिस्कंदक होता है। रक्त प्रतिस्कंदक एंटीकोगुलेंट। तो रक्त प्रतिस्कंदक है, एंटीकोगुलेंट्स का कार्य करता है। तो ये अपन ने कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ा, जिसमें मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड के, पॉलीसेकेराइड के अंतर और उसमें विभिन्न प्रकार की जो मेन एग्जाम्पल्स होते हैं उनसे संबंधित अपन ने चर्चा की। हमारे शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है
उसमें ज़्यादातर आपको जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो पूछते हैं कि शरीर के अंदर इस शर्करा को क्या कहा जाता है। जैसे ब्लड है तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, जिसे ब्लड शुगर भी कहते हैं, मानव रक्त की शर्करा या कोशिका का ईंधन कहते हैं। तो ये ऊर्जा देने का काम भी करती है। तो क्या कार्बोहाइड्रेट का संबंध ऊर्जा देने से है? बिल्कुल, शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट। क्या शरीर के अंदर संग्रहित भोजन भी कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है? बिल्कुल, हमारे शरीर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संग्रह होता है। पादपों के शरीर के अंदर स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रह होता है। कवक या फफूंद होते हैं फंजाई, उनके शरीर के अंदर भी ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित भोजन होता है। तो हर जीव के शरीर के अंदर भोजन का संग्रह अधिकांशतया पॉलीसेकेराइड के रूप में होता है। डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। लैक्टोज कहाँ मिलेगा? दूध के अंदर। हमारा जो दूध है उस दूध को संपूर्ण भोजन भी कहा जाता है। दूध को क्या बोलते हैं? संपूर्ण भोजन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो दूध है उस दूध को बोलते हैं संपूर्ण भोजन, लेकिन दूध के अंदर दो चीजें नहीं होती, एक विटामिन सी व आयरन। ये दोनों चीजें दूध के अंदर एब्सेंट होती हैं। ना तो विटामिन सी होती है ना आयरन। विटामिन सी, आयरन दूध में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ये दोनों के दोनों क्या रहते हैं? एब्सेंट रहते हैं। तो संपूर्ण भोजन दूध को कहा जाता है। दूध के मीठेपन का जो कारण होता है मीठापन, वो मीठापन किसकी वजह से होता है? ये लैक्टोज की वजह से होता है। कौन सी शुगर की वजह से होता है? लैक्टोज शुगर की वजह से। जबकि दूध का जो सफेद रंग होता है वो सफेद कलर के लिए जिम्मेदार होती है केसीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन मिलेगी? केसीन प्रोटीन। तो केसीन प्रोटीन की वजह से दूध कैसा रहता है? सफेद कलर का। और दूध की जो शुद्धता को मापा जाता है, शुद्धता को मापने के लिए जिस यंत्र का यूज करते हैं उसे बोलते हैं लैक्टोमीटर। कौन सा मीटर कहा जाता है इसे? लैक्टोमीटर। तो दूध की शुद्धता को कौन से यंत्र से मापते हैं? लैक्टोमीटर से। दूध का सफेद रंग किसके कारण? केसीन प्रोटीन के कारण। मीठेपन का कारण लैक्टोज शुगर। दूध में क्या नहीं पाया जाता? विटामिन सी और आयरन नहीं पाए जाते। दूध को क्या कहा जाता है? संपूर्ण भोजन कहा जाता है। जो दूध है, दूध से जब दही बनता है, दही, तो दही में लैक्टिक एसिड होता है। दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और लैक्टिक एसिड की वजह से ही हमारे शरीर में थकान होती है। तो दही के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। और दही के अंदर ही पाए जाने वाला जो बैक्टीरिया है, दही में जो जीवाणु होते हैं वो जीवाणु दो पाए जाते हैं। एक होता है लैक्टोबैसिलस। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। और एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जो है ये रीट के एग्जाम के अंदर पूछा हुआ भी है कि मानव के लिए लाभकारी बैक्टीरिया कौन सा है। उस टाइम पर स्ट्रेप्टोकोकस शब्द दिया था। तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस हैं, ये जब दूध से दही का निर्माण करते हैं, पनीर बनाते हैं, तो उस दौरान ही काम आता है। दही के अंदर जो एसिड होता है वो लैक्टिक एसिड होता है। शुद्धता दूध की मापते हैं, लैक्टोमीटर से मापते हैं। सफ़ेद रंग केसीन के कारण होता है। मीठापन लैक्टोज की वजह से होता है। दूध में दोनों चीज़ें नहीं होती, एक विटामिन सी और आयरन। ये सी टेट के एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। तो सी टेट में पूछा था दूध के अंदर कौन से विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन सी। और इसके अंदर आयरन भी नहीं पाया जाता। इन्हें छोड़कर बाकी के जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सारे के सारे दूध के अंदर उपस्थित होते हैं। इसीलिए दूध को संपूर्ण भोजन भी कहा जाता है। यदि हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से ऊर्जा का निर्माण नहीं हो पाता, एनर्जी लॉस होने लग जाती है। बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होगी तो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो ये अपने मेन कार्बोहाइड्रेट के मेन सोर्स और
उनके साधारण नाम, क्लासिफिकेशन, उनसे संबंधित चर्चाएं की। यहाँ से आगे की बातें फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स टू ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।